हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए जो है साइंस का जो है 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ये पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि एक कार आधी दूरी 20 मीटर पर सेकेंड की गति से और जो है आधी अगली दूरी 30 मीटर प्रति सेकेंड के साथ तय करती है, तो कार की औसत गति। तो देखिए, औसत गति के लिए सूत्र क्या होता है। तो औसत गति के लिए जो सूत्र होता है ये होता है आपको 2xy बटा में x प्लस वाई। तो 2x का मान कितना है, तो यह है 20 इंटू वाई का मान 30, नीचे में होगा 20 प्लस 30, नीचे में हो जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, 24 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। तो देखिए, एक जो है उड़ने वाली पक्षी में क्रमशः पृथ्वी से ऊपर की ओर लंबाई और उसकी गति के कारण स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। ठीक है, उड़ते हुए एक पक्षी में जो है गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि यह गतिमान है। ठीक है, उसमें उड़ान के दौरान किसी भी समय पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई के कारण किसी भी समय स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट फिर देखिए 113 है कि 2 ग्राम और 4 ग्राम के 2 द्रव्यमान वाले पिंड समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं, तो उनके रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा। रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात जो है क्या होगा। तो रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात क्या होने वाला है, तो यहाँ पे P1 बट्टा P2 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा। तो P1 बट्टा में आपको P2 हो जाएगा M1 M2। ठीक है, क्या होगा रूट अंडर, यदि देखिए रूट अंडर M1 M1 V1, नीचे में M2 V2। ठीक है, तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे M1 है 2 बट्टा में 4। ठीक है, 2 बट्टा में कितना हो जाएगा 4, कट के कितना होगा, कट के होगा 1/2, कट के 1/2 यानी 1/√2, 1 बाई कितना होगा √2। तो यहाँ पे जो है P2/P1 क्या हो जाएगा, P2/P1 हो जाएगा √2/1, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो √2/1 यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ का कारण होता है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन, गड़गड़ाहट की आवाज़ जो है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। एक ही ध्वनि का बहुलित परावर्तन के कारण बार बार सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। बादल के गर्जन का बार बार सुनाई देना इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखना है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन। नेक्स्ट फिर है कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित कैपिटल M और स्मॉल m द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 115 का होगा 2 उनके बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, तो चूँकि देखिए यहाँ पे चूँकि F बराबर क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M/d²। ठीक है, तो F बराबर होता है G/m/d²। तो कैपिटल M एवं स्मॉल m 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। ठीक है, और F जो है ये वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है और D जो है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा दूसरा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो आकर्षण बल जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के। नेक्स्ट 116 देखिए, कहता एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंगदार्ढ 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है, ध्वनि तरंग की चाल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आवृत्ति दे दिया गया है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य दे दिया गया है। तो तरंग की चाल, ध्वनि की तरंग की चाल बराबर क्या होता है, तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुने
तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, तो आवृत्ति है 50, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य है 4। 50 × 4 कितना होगा, तो 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 200 मीटर पर सेकेंड का है, तो ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 117 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। उस पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के दुगुना है, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे यदि देखें तो f बराबर जो हो जाएगा कितना होगा, +20 सेंटीमीटर, चूँकि क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v - 1/u, लेंस सूत्र के अनुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है, यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1/20 बराबर 1/-2u माइनस का 2u, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए वस्तु की लंबाई के दुगुना है, उस पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है, उस पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई के दुगुना है, यानी v बराबर -2u है, ठीक है। v बराबर क्या है, -2u, ठीक है। अब माइनस का क्या होगा, माइनस का 1/u हो जाएगा, ठीक, माइनस का 1/u, यानी ये कहें कि 1/20 बराबर होगा माइनस, यानी 1/-2u माइनस का 1/u, ठीक है। तो 1/20 बराबर होगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 2u, ठीक है, 2u लेंगे तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, यानी u बराबर जो हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए u बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, u बराबर कितना का, -30 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118, कहता कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक आवाज़ जा सके। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, वक्रीय। तो कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को वक्रीय बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 119, कहता है यदि 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचाने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यह मानकर कि कोई ऊष्मा जो है हानि नहीं हुई है। ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान कहता है ज्ञात करने के लिए, तो 119 का देखिए, तो 119 का जो यहाँ पे हो जाएगा 119, ठीक है। 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी 43, क्या हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा, कितना होगा, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो T1 बराबर है 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और T1 बराबर है 85 डिग्री, और जो है यहाँ पे L1 कितना है 2.5 लीटर, ठीक है। डेल T2 कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना है 4.5, L2 कितना है 4.5 लीटर, ठीक है, 4.5 लीटर। तो कोल्ड वाटर से लिया गया हीट बराबर होता है हॉट वाटर के द्वारा हीट लॉस, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे डेल T1, क्या निकालेंगे, तो डेल T1 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 4.5 × 15/2.5, यानी ये निकल जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अतः जो है गर्म जल द्वारा ऊष्मा ध्वनि, गर्म जल द्वारा जो ऊष्मा ध्वनि होगा ये हो जाएगा 85 माइनस का 27, यानी 58 डिग्री सेल्सियस। अतः शुरुआती ऊष्मा ठंडा जल जो हो जाएगा ये होगा 58 माइनस का 15, यानी 43 डिग्री सेल्सियस, ठीक, यानी इसका राइट आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, तो देखिए किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो उसका औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा होगा, ठीक। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती हैं। नेक्स्ट 121 है
कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का जो प्रसारण प्राप्त होता है इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। तो 121 का देखिए, 121 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी 10 MHz। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है c। ठीक है, n बराबर क्या होता है, यानी आवृत्ति बराबर होता है c/i, यानी आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश बटा तरंग दैर्ध्य। तो n बराबर होगा 3 × 10⁸, अब बट्टा में कितना, तो 30 हो जाएगा, यानी 10 × 10⁻, कितना 6, यानी ये होगा 10 MHz, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से। तो 122 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 122 का क्या हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल से ऊंचाई पर जाने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए इस गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ठीक, नेक्स्ट है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। 123 का होगा दूसरा ऑप्शन, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, यानी छोटा बुलबुला और छोटा हुआ बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर जो है छोटा बुलबुला और छोटा, जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 126, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 124। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 की यदि बात करें तो 124 है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को माना जाता है डोब्रेनर के त्रिक नियम। डोब्रेनर के त्रिक नियम, जब तत्वों को परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। 125 देखिए, कथन है 2, एथेनॉल में सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया पर ब्रोमोब्यूटेन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में 2 ब्यूटेन देता है। कारण ब्यूटेन फर्स्ट ब्यूटेन 2 की तुलना में अधिक स्थिर होता है। सही विकल्प को चिन्हित करने के लिए कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन एथेनॉल में सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया पर 2 ब्यूटेन एक प्रमुख उत्पाद के रूप में देता है। ठीक है, एक प्रमुख उत्पाद के रूप में जो है देता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो है 126 की बात करें तो कहता है कि KO2 यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन के सिलेंडर में किया जाता है क्योंकि यह CO2 को अवशोषित करता है और O2 को बढ़ाता है। ठीक है, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का जो है उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सिलेंडर में किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन जनरेटर के रूप में कार्य करता है। यह CO2 को अवशोषित करता है और O2 उत्पाद को बढ़ाता है। ठीक है, पानी के भीतर अंतरिक्ष या पनडुब्बी जैसी जगहों पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की दक्षता बढ़ाने से सिलेंडर को अधिक समय तक चलने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 127 है कि पानी में सोडियम सल्फेट के घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, तब कैथोड और एनोड पर उत्पाद क्रमशः होंगे। 127 का फर्स्ट H2O2। ठीक है, तो जल में सोडियम सल्फेट के घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके
इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। कैथोड और एनोड पर उत्पाद क्रम से H2 और O2 हैं। ठीक, अब देखिए सोडियम आयनों की तुलना में कम डिस्चार्ज क्षमता वाले हाइड्रोजन आयन कैथोड पर मुक्त होता है। हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पर जो है ऑक्सीजन बनाएगा। नेक्स्ट, एक हल्का हरा लवण को जल में मिलाया जाता है। H2S गैस को विलयन में प्रवाहित करने पर एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है जो HCl में सरलता से घुल जाता है। इनमें से कौन सी धातु आयन उपस्थित हैं? 128 का फर्स्ट Fe2+। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये क्या होगा? Fe2+। तो H2S की पहचान इसकी गंध और विभिन्न धातु आयनों के रंगीन सल्फाइड की अवशोषण से होती हैं। सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड भी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस एसिड आदि जैसे ऑक्सीकरण एजेंटों द्वारा जो है काले अवक्षेप और सल्फेट देने वाले मौलिक सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह खाली स्थान में रखा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा तीसरा। देखिए, तो वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, ठीक है, यह तत्व आर्गन है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा गया है। किस में रखा गया है? 18वें ग्रुप में। 130 नंबर देखिए, कहता है जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नमक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? 130 का फर्स्ट एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब कॉपर सल्फेट विलयन और लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, एकल जैसे देखिए CuSO4 प्लस Fe, ये हो जाएगा FeSO4, FeSO4 प्लस में Cu, ठीक है, प्लस में Cu। क्वेश्चन नंबर 131 है कि एक लंबी ट्यूब से जुड़ी अमोनिया की एक बोतल और सूखे हाइड्रोजन क्लोराइड की एक बोतल के दोनों सिरों को एक साथ खोला जाता है। सबसे पहले सफ़ेद अमोनियम क्लोराइड वलय कहाँ बनेगा? तो 131 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की बोतल के पास। ठीक है, तो प्रसार उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में परमाणुओं या अणुओं की शुद्ध गति है। गैसों के प्रसार की दर गैसों के आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विसरण NH3 की तुलना में धीमी गति से होता है क्योंकि HCl का द्रव्यमान NH3 के द्रव्यमान से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए अमोनिया एक ही समय अंतराल पर HCl से अधिक दूरी तय करेगी और दोनों गैसें पहले HCl सिरे के करीब मिलेगी। नेक्स्ट 132 कहता है कि भारत सरकार ने क्षमा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसके उपयोग ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? 132 का होगा दूसरा, जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। तो देखिए क्षमा यानी जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डी ने किया था। 133 है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? तो दूसरा ऑप्शन, तो देखिए माणिक्य और नीलम जो है कोरंडम के जवाहरात रूप हैं। ठीक है, कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए सल्फर, एल्युमिनियम और लौह के गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस में क्रम से 113, 666 और 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे सल्फर का गलनांक जो है 113 है। ठीक है, एल्युमिनियम का गलनांक जो है 666 है। ठीक है, और लौह का गलनांक जो है 1535 डिग्री सेल्सियस है। एल्युमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस हैं क्योंकि एल्युमिनियम तथा लौह अपने गलनांक बिंदु से कम तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम तथा लौह अपने गलनांक बिंदु से कम तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दूसरा, एल्युमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कौन सा सत्य है। तो देखिए 135 का होगा तीसरा, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट तथा जो मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड के विलोपन प्रतिक्रिया द्वारा बनता है। मेलामाइन एक जो है चिकनी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6 और N6 होता है। इसके द्वारा मेलामाइन रेजिन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट 136 कहता मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके खाली स्थान से प्राप्त होते हैं। तो 136 का फर्स्ट, तो देखिए मानव जाति के एक पुरुष को उसका एक्स शुक्राणु उसकी माता से प्राप्त होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी सभी में समान होते हैं उन्हें, ठीक है, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी और समान होती हैं। ये पुरुषों में XY तथा स्त्री में XX होता है। Y गुणसूत्र जो है आकर जो है X गुणसूत्र जो है आकार में X से छोटा होता है। युग्मक जनन के दौरान पुरुष में XY युग्मक तथा स्त्री में XX युग्मक बनता है। 137 कहता कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन, तो देखिए क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखता है, ठीक है। लैटिन में कोरोना का अर्थ है हेलो या क्राउन, ठीक है। नेक्स्ट 138 है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन अल्ट्रासाउंड स्कैनर, तो मानव शरीर के जो है आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर, देखिए मानव की सुनने की जो ध्वनि आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्रासर्व शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य को सुनाई नहीं देती। 139 कथा शुक्रवाही का सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे खाली स्थान कहा जाता है। 139 का 3 मूत्र मार्ग, तो शुक्रवाही का सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर जो है आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। 140 है कि मानव तंत्र में जो है प्रतिऑक्सीकारकों के कार्य क्या हैं। तो 140 का होगा 3, यानी यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 141 है कि क्या होगा यदि दी गई खाद्य श्रृंखला में हिरण ना हो तो। तो 141 का 3 शेर की आबादी घट जाएगी और घास की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक अनुक्रम है। यह पोषक तत्व और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती हैं, ठीक है। यदि दी गई खाद्य श्रृंखला में सभी हिरणों को जो है मार दिया जाता है तो शेरों के लिए कोई भोजन उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए शेर भूखे मरेंगे और उनकी आबादी कम हो जाएगी। दूसरी ओर घास तंत्र का कोई उपभोक्ता नहीं होगा, इसलिए उसकी आबादी में वृद्धि होगी। 142 फिर है कि शुद्ध मटर के पौधे ए को शुद्ध मटर के पौधे बी के साथ संस्करण किया जाता है। पाया जाता है कि ए की तरह दिखने वाले पौधे F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं। ए और बी में से कौन से पौधे लंबे और कौन से छोटे हैं। तो 142 का देखिए, तो देखिए पौधे ए और बी शुद्ध नस्ल के हैं, जिसका अर्थ है कि वे समयुग्मजी हैं। इसलिए जब उन्हें क्रॉस किया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे या विषम युग्मजी होंगे। केवल एक प्रमुख लक्षणों की विशेषता विषम युग्मजी स्थिति में व्यक्त की जाती है। तो पौधा बी लंबा था, जो यह भी निष्कर्ष निकालता है कि पौधे ए एक बौना था, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 142 का तीसरा,
यानी ए छोटे हैं और बी लंबे हैं। फिर है कि कायिक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कायिक प्रबंधन के लिए। तो यहाँ पे होगा कायिक प्रबंधन के लिए तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक। यानी कायिक प्रबंधन, देखिए कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पादित पौधों में फूल और फल उगने में कम समय लगता है। नए पौधे मूल पौधों की सटीक जो है प्रतियां होती हैं, ठीक है। कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पादित पौधे में बीज द्वारा उत्पन्न पौधे की तुलना में फूल और फल उगने में कम समय लगता है और नए पौधे मूल पौधे की सटीक प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो इसका राइट आंसर 144 का 3 होगा। तो देखिए तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया जो है और मियादी बुखार टाइफाइड। तो तपेदिक, निमोनिया तथा मियादी बुखार टाइफाइड जीवाणु जनित रोग हैं। तपेदिक तथा मियादी बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी की वजह से होने वाला है, ठीक है। मियादी तपेदिक और मियादी बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी की वजह से होने वाला गंभीर रोग है। उसके बाद निमोनिया रोग ज़्यादातर बैक्टीरिया के कारण से ही होता है, परंतु यह वायरस, कवक और परजीवियों के कारण भी होता है। 145 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में जो है सत्य है। 145 का हो जाएगा। तो देखिए 145 का क्या होगा राइट आंसर, 145 का हो जाएगा यानी फर्स्ट बी और सी। क्या होगा बी और सी। तो शिराओं का प्रारंभ के शिकाओं से होता है, ठीक है, शिकाओं से होता है। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाने वाली वाहिनियाँ शिरा कहलाती हैं। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, मांसपेशी ऊतक कम होता है और जहाँ तहाँ अंतरकला स्तर की वृद्धि से जो है कपाटिकाएँ बन जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे बी और सी यानी शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, शिराएँ रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। फिर है कि सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुचांश मानव संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है। तो सेलुलोज के बारे में सही है फर्स्ट, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 146 का फर्स्ट, भोजन सभी जो है सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव के संतुलित आहार के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। इसके अलावा अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इनका स्रावन करने वाले कृमि रूप परिसेविक निष्क्रिय होती हैं। 147 कहता सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन बंद संधि का यानी फिक्स्ड जॉइंट। तो सिर तथा ऊपरी जबड़े में बंद संधि पाई जाती है जो कि ऊपरी जबड़े को स्थिर रखती है। यह संघनित कोलेजन के संयोजी जंतुओं की बनी होती हैं। 148 देखिए हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। 148 का फर्स्ट क्या है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो मानव मुख में दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है कृंतक, रदनक, ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, ठीक है, चवर्णक। मानव मुख में कृंतक दांत, रदनक दांत, अग्रचवर्णक दांत और चवर्णक दांत यानी 12 होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है मानव जो है मुख में कृंतक दांत 8, रदनक 4, अग्रचवर्णक 8, ठीक है, चवर्णक 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 149 पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक जो चूषण कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है। 149 का फर्स्ट वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। पौधे एवं वृक्ष मृदा से चूषण कर्षण द्वारा पानी प्राप्त करते हैं, ठीक। 150 देखिए 150 क्वेश्चन नंबर 150 की यदि बात करें 150 से नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करिए। तो 150 का होगा दूसरा ऑप्शन क्या होगा,
पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपनी पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे में जीवित रहने के लिए श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों आवश्यक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी जो है कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, अतः दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने की एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।